नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का कानून देर शाम को लागू कर दिया। कानून के लागू होते ही जहां कई राज्यों ने इसका स्वागत किया, तो वहीं कई राज्यों में इसका विरोध भी अब देखने को मिल रहा है। और विरोध करने में सबसे प्रमुख नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आ रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है। इन सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि वह केंद्र के इस कानून को अपने अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में केंद्र के कानून को कोई भी राज्य सरकार लागू होने से मना कर सकती है क्या, या फिर नहीं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। सीएए को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया और उसके बाद उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी करने लोग पहुंच गए। बहुत बड़ा माइग्रेशन होने वाला है, केजरीवाल ने ये बात कही है। मैंने बताया था कि सीएए खतरनाक है और देश में पहले से महंगाई और गरीबी है। केजरीवाल की ये बयान है। आगे उन्होंने कहा, बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए आएंगे इस कानून के बाद। रोहिंग्या तो बीजेपी की सरकार में देश में आए ही हैं, केजरीवाल ने ये बात कही है। तो केजरीवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है और लगातार केजरीवाल सीएए को लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं वो भी, और कई तरह के वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उनके सवाल खड़े करने के बाद अब कई लोग जो कि बाहर से आए हुए हैं, जिनको इस कानून का लाभ मिलने वाला है, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर, उनके घर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जरा सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं और क्या कुछ उन्होंने सीएए को लेकर के कहा है। जरा सुनिए आप। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन तीन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीन देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध में कौन कौन से मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं सीए के विरोध में, वो जरा आप देखिए। पिनराई विजयन का नाम इसमें शामिल है। सीएम है केरल के। हमारी सरकार ने बार बार कहा है कि सीएए केरल में लागू नहीं किया जाएगा। यह मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। पिनराई विजयन ने यह बात कही है। और इसके साथ अगला जो नाम आता है वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का। उन्होंने कहा कि सीएए विभाजनकारी है और इसे तमिलनाडु में लागू नहीं किया जाएगा, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। तो तमिलनाडु भी इसका विरोध कर रहा है और ममता बनर्जी खुलकर विरोध कर रही हैं।
उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में किसी भी सूरत में एनआरसी डिटेंशन कैंप बनाने की अनुमति नहीं देंगे और ना ही यहां किसी को भी लोगों को अधिकार छीनने की इजाजत देंगे। इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। यहां तक ये बात कह दी गई है। तो नागरिकता केंद्र का विषय है। दरअसल ये भी आप समझ लीजिए, किसी राज्य का विषय नहीं होता है। संघ सूची इसके तहत रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक जैसे कुल 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं। इनसे जुड़े मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, ना कि राज्य सरकार का। अब राज्य सूची क्या है जिनमें राज्यों का अधिकार होता है? उसमें परिवहन, पब्लिक हेल्थ और नशीली शराब की खरीद जैसे 61 ऐसे सब्जेक्ट हैं। इनसे जुड़े मामलों में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, राज्य का है। अब समवर्ती सूची भी एक है, उसको जरा समझिए। इस सूची के तहत आपराधिक प्रक्रिया, ट्रेड यूनियन, जनसंख्या नियंत्रण, जंगल जैसे 52 सब्जेक्ट रखे गए हैं। इनमें जुड़े किसी मामले में केंद्र और राज्य के पास निर्णय लेने की साझा शक्ति होती है। तो 3 कैटेगराइज हैं कि किस तरीके से किसको कौन सा अधिकार मिला है। सीए के खिलाफ 200 याचिकाएं भी दायर की गई हैं। दरअसल साल 2019 से 20 के दौरान सीए के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल सीए के खिलाफ नजर आए और नेताओं के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिहाई मंच, सिटीजंस अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन जैसे संगठनों की याचिकाएं भी इसमें शामिल हैं। तो 200 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और अक्टूबर 2022 के बाद से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इन मामलों पर। तो सीए के खिलाफ 200 याचिकाएं हैं और किस तरीके से ये याचिकाएं दायर की गई हैं वो भी हमने आपको बताया। अब सीए के नियमों को लागू करने में जरा वो भी समझिए कि किसकी क्या सहभागिता होगी। नए नियम जारी करने में राज्य की मशीनरों का भी शामिल होगा। तो नए नियम जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है। पहले ही भारत में निवास के प्रमाण के तौर पर 20 में से एक और पड़ोसी देश के 9 में से किसी एक दस्तावेज को ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा, उससे अपलोड करना होगा जब आप ऑनलाइन अपना आवेदन करेंगे। सुरक्षा जांच के बाद राज्य स्तर पर बनाई गई अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के बाद चेयरमैन के अप्रूवल से नागरिकता देने का काम पूरा होगा। इसमें राज्य सरकार का सहयोग जाहिर तौर पर है, लेना होगा केंद्र को। आवेदक को डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ हार्ड कॉपी भी मिल सकती है नागरिकता की। तो ये सीए के नियमों को लागू करने में जो राज्य की मशीनरी शामिल होंगी वो भी हमने आपको समझाया और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे को और पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर केंद्र के इस कानून को राज्य का ये अधिकार है क्या कि वो अपने यहां ना लागू हो जाए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सीए को लेकर के सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या राज्य सरकार सीए लागू करने से रोक सकती है क्या? आज का पहला और बड़ा सवाल है क्योंकि राज्य सरकारें बड़ा दावा कर रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सीएए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट के हिसाब से क्या दुरुस्त है सीए? और अगला बड़ा सवाल, सीए धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव करता है क्या? और अगला सवाल, सीए क्या संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है क्या? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे और अन्य पहलुओं को भी खंगालेंगे। अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। और प्रमोद कुमार जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे डॉक्टर प्रमोद जी। जिस तरीके से अब सीए को लेकर के सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, हम सियासत की बात करें, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ कानूनी पहलुओं के जानने की जो दिलचस्पी है वो आपके सामने सवाल हम रख रहे हैं
कि राज्य सरकारों को कितना अधिकार है, राज्य सरकार कितना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है सीए को लेकर के, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उनके मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। क्या वो केवल सियासत कर रहे हैं या फिर वो अपने कानूनविदों से सलाहकार लेकर के ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं? प्रमोद जी। प्रोविजन है जो सिटीजनशिप एक्ट का है, भारत के संविधान का पार्ट 2 में जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक का मेंशन है उसमें, और इसीलिए मेंशन है कि पार्ट 2 में जो सबसे पहले जब संविधान बन रहा था तो देश की परिकल्पना की गई थी और देश में रहने वाले जो नागरिक है उनकी कल्पना किस तरह से जो किया जाएगा उसका एक सुचारू रूप से पूरा डिटेल दिया गया है। और इसमें क्लियर है लिखा हुआ जो आर्टिकल 11 है उसमें है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। और ये जो सिटीजनशिप का जो राइट है वो जो देखते हैं राज्य सूची का नहीं है ना संवर्ती सूची का है, ये जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो संघ सूची में आता है। इसीलिए इसमें राज्य का जो सिटीजनशिप में कोई एक्टिविटी कोई उसमें रोल नहीं है। सपोज कीजिए कि आज बंगाल जो है कहेगा हम बांग्लादेश के सारे नागरिकों को नागरिक दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते हैं। वो इलीगल पॉलिटिकल वेंडेटा तो चला सकते हैं लेकिन वो नागरिक देने का उसका राइट ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है बेतुका है कहना कि कोई राज्य ये कह रहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे या नहीं करने देंगे, तो इनके विषय की बात नहीं है, ये संघ सूची में आ जाता है। और मैं समझता हूं कि ऐसे जो भी नेता लोग या जो राज्य के उत्तराधिकारी इस तरह से कर रहे हैं वो गैर कानूनी बातें कर रहे हैं, और उन्होंने जो शपथ ली थी अपने दायित्व निर्वाह करने का उस शपथ का जो है विरुद्ध में काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध में कर रहे हैं। भारत के प्रमोद जी, इस सीए का विरोध करने वाले, कोर्ट के अंदर विरोध करने वाले और कोर्ट के बाहर विरोध करने वाले एक तर्क दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि दरअसल संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है सीए, जिसमें कहा गया है कि देश में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता और इसलिए धर्म को नागरिकता देने के योग्यता मानना या समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो तर्क दे रहे हैं ये तर्क नहीं कुछ तर्क है, या तो उन्होंने आर्टिकल जो 14 है जो 14 जो है उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। आप उसका एक एक प्रियम्बल एक एक जो है शब्दों का कीजिए, लिखा हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने। यहाँ पे नागरिक उन्होंने ला रहे बाहर का दे रहे हैं, बाहर के देशों के, ये हिंदुस्तान के नागरिक का नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक के लिए ये नहीं बताया गया। ये जो विदेश के जो रहने वाले थे, जो हमारे भाई थे, जो हमारे जो अल्पसंख्यक दबे कुचले भाई दूसरे देश में बंटवारा के बाद चले गए, जैसे एक घर से बंटवारा हो जाता है दूसरा हो जाता है, और वो यदि गरीब हो जाता है उसको एक जो बड़ा भाई होता है या जो समृद्ध भाई होता है उसको सपोर्ट करता है। इसमें उस राज्य के जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हमारे भाई को वहां प्रताड़ित कर दिया गया, वो आज बहुत ही मुश्किल स्थिति में है, उनको दे रहे हैं। दूसरी चीज है, इसमें जो दिया था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो 6 साल से कम रह रहे हैं, इसका मतलब वो भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ पे शरणार्थी हैं मजनू का टीला में, वो काफी विदेशों से बहुत पहले से बसे हुए हैं, तो इसका मतलब बसे जरूर है लेकिन वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी को कानूनी ये जामा पहनाने का केवल काम किया जा रहा है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले तक आ चुके हैं, उनको, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से, अब उनको एक यहाँ की नागरिकता दी जा रही, कानूनी तौर पर उनको अधिकार दिया जा रहा है यहाँ पर रहने के लिए। बहुत सीधा सा सार ये है। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 14 में आप देखिए किसी का ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए नहीं बताया गया था। सबसे पहले ये सोचिए कि ये इसमें माइनस मुसलमानों के छोड़ करके बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी जैन है सबको दिया गया। उसका एक केवल मतलब था, इसका भावना बहुत क्लियर है कि ये जितने पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है वो धर्म के आधार पर बनाया गया, वो हम मुस्लिमों का एक तरह से बनाया। हिंदुस्तान में देखिए ये सबसे ज्यादा जो आज बंटवारा हुआ उसका एक वजह था मुगल। मुगल आक्रांताओं ने, देखिए हमारे देश में दुर्भाग्य से कई आक्रांताओं ने आक्रमण किए, कई बार किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो हुआ है वो मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर के समझिए कि हैवोक क्रिएट किया है, बहुत प्रताड़ित किया। ठीक है सर। आज ऐसा ना हो कि
ये दूसरे मुगल बन जाए, दूसरे मुगल आक्रांता हो। आज जो हिंदुस्तान को सबसे बड़ा डर जो है वो मुगलों से ही है कि ऐसा ना आज हम मुगलों को यदि उसमें ऐड कर देते तो बांग्लादेश अफगानिस्तान से आकर के फिर जो मुगल बना करके तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी जो हिंदुओं की जो आबादी थी वो घटती चली जा रही है। ठीक है सर, आएंगे सेकंड राउंड में आपके पास आते हैं। प्रमोद जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी का कमेंट ले लेते हैं। सुनील जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के आज का ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जब से इसकी शुरुआत हुई, इसके पर चर्चा होने लगी, तभी से पूरा बवाल मचा हुआ था और अब सीए लागू हो गया है, बवंडर खड़ा हो गया है, सियासत केवल हो रही है इस पर। नहीं देखो योगेश जी, कोई नया कानून तो है नहीं है। उस कानून में कुछ बदलाव किए गए और बदलाव के हिसाब से देश के सामने रखे गए और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। पिछले एक साल की बात करें तो 560 या 65 मुसलमानों को इस देश ने नागरिकता दी है। एकदम कुल टोटल बात करें, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अब तक लगभग 5,000 लोगों को नागरिकता दी गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वाला चैप्टर बिल्कुल भारत सरकार ने बंद किया है। यह तो मुस्लिम धर्म के लोग भी वहाँ पीड़ित हैं या इस किसी पीड़ा के अलावा किसी अन्य वजह से भी यदि हमारे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो भारत सरकार की एक कमेटी है, भारत सरकार उस पर मंथन करती है और उसके बाद निर्णय लेगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। दूसरा, कानून में साफ साफ ऐसा, जैसे केजरीवाल कह रहे थे तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ आ जाएंगे, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अभी इस नियम में ये प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। तो लगभग वो 31,233 है। फिर दूसरा अमेंडमेंट जिसमें हुआ है कि जो हमारे देश में पहले 11 वर्ष था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 वर्ष कर दिया। तो लगातार 6 वर्ष से जो व्यक्ति रह रहा है उसको हम नागरिकता देंगे। पहले वो 11 वर्ष की थी, तो अब 2014 के बाद फिर अगला वाला सिस्टम आएगा, नियम आएगा कि 2020 तक लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अभी प्रथम बार में या पहली बार में केवल दिसंबर 2014 से पहले जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं इन देशों के, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो लगभग 31,000 के आसपास है। तो ऐसा तो है नहीं 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो 2 करोड़ लोग तो हैं मुस्लिम धर्म के लोग जो अवैध रूप से इस देश में रह रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आप आवेदन कर देंगे तो आपकी जो संपत्ति है उसको भी हथिया ली जाएगा और नागरिकता भी नहीं दी जाएगी। रूप से कोई भी कहे, आप चलिए, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोगों में से कोई भी किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करता है तो हमको भी सिद्ध करना पड़ता है कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। हमें भी वो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। यदि ऐसा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम पार्षद से, ग्राम प्रधान से लिखवा करके देते हैं कि हम इतने वर्ष से इनको जानते हैं, इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। तो प्रावधान तो सबके लिए, ऐसा तो है नहीं उनके लिए प्रावधान है। हमारा वोटर कार्ड भी बनेगा, हमारा आधार कार्ड भी बनेगा, हमारा पासपोर्ट भी बनेगा, तो उसमें भी इंक्वायरी पुलिस करती है। जबकि हम 10-10 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, या जब यदि हम लोगों की बात की जाए तो लेकिन एक जगह से जहाँ 10-10 पीढ़ियां रह रही हो, यदि हम लाइसेंस लेंगे, पासपोर्ट लेंगे, तब भी उस पर पुलिस जांच करती है और जांच पूरा वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आगे की कार्यवाही प्रशासनिक अमला करता है। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। संदीप दुबे जी, क्या सीए को लागू करना, सियासी लाभ को पाना एक बड़ा उद्देश्य है? योगेश जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं दोनों बातें स्पष्ट तौर से कहता हूँ। देश में राजनीतिक दल ही सरकार चलाती है और सरकार को ही देश की जनता की मैंडेट होती है। तो आप अगर कोई मैंडेट पे सरकार अगर कठोर कदम उठाती है तो उसको गलत राजनीति क्यों देखते हैं? ये तो सही राजनीति है, देश के लिए हो रही राजनीति है और इससे देश का यश, कीर्ति और संप्रभुता, एकता, अखंडता संरक्षित होती है। बहुत अच्छी बात प्रमोद जी ने कहा। ये जो विषय संघ का विषय और ये जो राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, वो वोट बैंक के चक्कर में जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके भी खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो कानून सम्मत बात है भारत के अंदर, जनता को गलत तरीके से गलत प्रक्रिया बता के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और एक और बात मैं कह दूं,
इन लोगों के पास यही वोट बैंक है जो बाहर से शरणार्थी आए हैं। दिल्ली में चले जाइए, बस आके रखा हुआ अरविंद केजरीवाल जी ने, ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में बस आके रखा हुआ। ये वोट बैंक की जो राजनीति है देश में, और गंदी जो राजनीति है, वो देश को गंदा करने का काम कर रही। अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश से लोग आते थे, हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटते थे और बांग्लादेश चले जाते थे। उनको पकड़ के आप लाइए, दिखाइए। आजादी के बाद अब तक ये कोने कोने में राम सीता बनके भी अपना नाम बदल बदल के इस देश के अंदर एक समुदाय विशेष के लोग रह रहे हैं, उनको आप पकड़ के दिखाइए। अरे दिक्कत ये है कि कब तक ये भारत जो है शरण स्थली बना रहेगा। अब स्पष्ट हो जाना चाहिए, जो भारत का है, जो भारतीय है, उसी का ये भारत है। बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति जो भारत का नहीं है, भारतीय नहीं है, उसका ये भारत नहीं है। इसको स्पष्ट तौर से कानून सम्मत भी काम हुआ है, और स्पष्ट तौर पे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पूरी प्रक्रिया को देश के सामने रखा हुआ है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए कितना अचरज होता है, प्रमोद जी या सुनील भैया बड़े भाई हैं, कि एक मुख्यमंत्री देश के लोगों के सामने झूठ बोलता है, वो भी कानून की जानकारी उसको नहीं है, लोगों को डराता है। ये तो गुंडे वाले काम कर रही है, खुद आतंकवादी हैं। इनको तो जनता ने वोट देके कैसे सत्ता पे बैठाया रखा है, ये जनता को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। क्या ये मुल्क ऐसे लोगों के बैठने लायक है जो कुर्सी पे बैठते हैं? चलिए संदीप जी, वो हम जानेंगे, हम प्रमोद जी से उस पर भी, हम उस पहलू पर भी झांकेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री का ऐसे बयान किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, और आप पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि संदीप दुबे जी ने ये बड़े आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए, तो प्रमोद जी आपसे हम समझेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 256 और 57 के मुताबिक अगर हम देखें तो राज्य के मुख्यमंत्रियों को यह जरूरी होता है कि वो केंद्र सरकार के केंद्र के कानूनों का पालन करें, क्योंकि मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं और ऐसे में संसद में पारित किए गए कानून का पालन करना भी मुख्यमंत्रियों के लिए राज्य में उनका पालन करवाना बेहद जरूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो संवैधानिक ढांचे पर कहीं ना कहीं एक चोट माना जाए, उसको भंग करने की कोशिश माना जाए। और इसके तहत क्या 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की जो संभावना जगती है वो क्या अब नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में तो पहले से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। जी, बहुत आपने मार्केबल सवाल किए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है 256 में कि ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड है और वो कर लेगा, और है जो अदालत है उसके ओवर कुछ करे। जैसे सब जो दो तीन चीजें, रेलवे है, टेलीकम्युनिकेशन है, जो एयर फ्लाइट का है, तो कई एक ऐसा जो है जो संघ सूची में आता है। अब कल होकर के कोई स्टेट कह देगा कि नहीं कि हम तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हम ट्रेन जाने ही नहीं देंगे भारतीय ट्रेन को, तो मैं समझता हूँ एक क्लियरली वायलेशन है। जिस तरह से जैसे एक जब संसद ने पास कर दिया, बिल बन गया, माननीय राष्ट्रपति से जो है वो बिल पास हो गया है, और उस कानून को यदि कोई स्टेट ये कहता है कि नहीं कि हम इस कानून को पास करने का जो है हम नहीं कर देंगे, इसका मतलब है वो अपने ही नागरिक के जो अधिकार को जो कुछ लोग हैं या वहां की सरकार जो है उसको दबा रहे हैं। आखिर जो है रिप्रेजेंटेटिव जो वेस्ट बंगाल या जो भी केरला है उसके तो पार्लियामेंट में है ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में है, उन्होंने भी पास किया है। और सपोज की यदि कुछ लोग पास नहीं किए हैं, इसका मतलब जब मैंडेट से पास हो गया है तो नियम यह होता है कि उसको सर्वमान्य को एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे आप ये हैं या आप विरोध में हैं, आपको मानना होगा। तो ये सरासर है कि आप यहाँ के भारत के कानून को आप विरोध कर रहे हैं और देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल्ली पावर है, जैसा आपने बताया कि आर्टिकल 356 में वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ कि ये इसमें जैसे बीच में देखे होंगे राष्ट्रपति शासन लागू होता था, स्टेट भाग करके आ जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और वहां पे वो कहते थे कि नहीं कि ये सामान्य है, कुछ मिल जाता था, कुछ प्रिकॉशन। लेकिन इस तरह का वायलेशन में मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कभी इजाजत नहीं देती है। बिल्कुल, हमने इसीलिए ये सवाल और पूछा क्योंकि इस माहौल में जो प्रबलता नजर आ रही है, इसके पहले जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, लगातार
वहां की जो स्थिति खराब होती नजर आई, उसको लेकर के बीजेपी के नेता लगातार मांग करते रहे। बहरहाल आपने उसको समझाया कि किस तरीके से ये अनुच्छेद जो हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, यहाँ पर एक पहलू पर अगर हम और नजर दौड़ाएं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है? एक तो भारत के हिंदुओं को ये बड़ा मैसेज देने का काम किया बीजेपी ने कि जो भी हमारे हिंदू भाई, अल्पसंख्यक भाई जो भी अन्य देशों में हैं जहां पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके लिए हमारे दिल के द्वार, हमारे देश के द्वार खुले हैं हमेशा के लिए। और दूसरी तरफ ये कि असम या पश्चिम बंगाल का हम जिक्र करें तो यहां पर जो लंबे समय से रह रहे हिंदू शरणार्थी हैं, जो अपनी नागरिकता की मांग कर रहे थे, उनको लेकर के भी एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है बीजेपी ने। और क्योंकि ये वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है। सुनील जी, चलिए सुनील जी को आवाज नहीं मिल पा रही शायद क्या? संदीप जी, यही सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूं, क्या आपने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है? योगेश जी, देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है और मैं स्पष्ट कर दूं। बार बार यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस विषय को बहुत स्पष्ट तौर से सबके लिए कहा है कि ये किसी भी इस कानून में, वो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने का ये प्रावधान कर दिएगा। और स्पष्ट तौर से ये मानिए कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण में अगर आप देखा जाए तो वो लोग जो आज भारत में हैं और भारत में के भी नहीं है, वो लोग बाहर से आए हैं, वहां भी प्रताड़ित हैं और यहाँ भी प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए? और क्या इससे हमारी संप्रभुता और एकता अखंडता को खतरा नहीं है? ये भी देखना है कि उसमें चिन्हित किया है जो भारत के हित में है, भारत वो काम क्यों नहीं करे? तो स्पष्ट तौर से देखिए, आप इसको राजनीतिक तौर से देख रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मुझे तो देखना पड़ेगा। देखिए, मुझे राजनीतिक पहलू की तरफ भी नजर दौड़ानी पड़ेगी, मुझे कानूनी पहलुओं की तरफ भी नजर दौड़ानी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको भी बुलाया और कानून के पहलुओं को समझने के लिए मैंने प्रमोद जी को बुलाया और सियासत को समझने के लिए मैंने इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी को बुलाया। और मैंने इसलिए अन्य किसी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया क्योंकि चीजें होता तो वो समझ में नहीं आती बात। सियासत को समझने के लिए, राजनीतिक पहलू पर नजर दौड़ाने के लिए, सवाल पूछने के लिए, इसलिए मैंने केवल आपको आज बुलाया। योगेश जी, मैं इसीलिए फिर कह रहा हूँ, प्रमोद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, ये संघ का विषय है और संघ के विषय में जो हमारा संविधान है, भारत का जो ढांचा है, संघ कोई भी निर्णय लेता है, संघ सूची के अंतर्गत जो कानून आते हैं उनको राज्यों को मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं। इसलिए मैं इतना कठोर वचन केजरीवाल जी के लिए बोला, इतना कठोर वचन ममता दी के लिए बोला कि ये लोग जो काम कर रहे हैं गैर भारतीय काम है, ये भारतीय होकर ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए दृष्टिगत उनको बदलना चाहिए और जिसके संरक्षण की वो बात कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है, देश विरोधी उनका काम है। मैं फिर कहता हूं, आपको बातें स्पष्ट करता हूं कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है संदीप जी की अच्छे, सभी का अच्छे बुरा देखना और उस हिसाब से ठोस कदम उठाना, सभी के पहलुओं पर नजर दौड़ाते हुए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है दर्शक बेहद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या कुछ ये सीए का कानून कहता है और किस तरीके से राज्य सरकारें जो बड़ा दावा कर रही हैं वो उनके दावे में कितनी सच्चाई है, केवल सियासत है या कुछ कर भी